हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के विभाजन के बारे में। भारत का विभाजन सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना जरूरी है कि पेपर में आता है। भारत का विभाजन इसलिए भी पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि आपके मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि आपको इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि आपको उसको रूट कॉज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ विभाजन दो जमीनों का नहीं हुआ था, ये विभाजन सिर्फ दो देशों के बीच नहीं हुआ था, ये विभाजन हुआ था भारतीयता का, ये विभाजन हुआ था दो दिलों का, ये विभाजन हुआ था दो परिवारों के बीच का। क्योंकि बहुत सी कहानियां हम सुनते रहते हैं, इसमें बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, नॉवेल्स लिखे गए, किताबें लिखी गई, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई, फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत सारे वेब सीरीज बने, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एक ही परिवार के दो लोग, एक भारत में रह के दूसरे पाकिस्तान में चले गए। और आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो उनके डोमेन्स होते थे, प्रोविंसेस होते थे। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि ईस्टर्न जो इंडिया के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान में उनको मजबूरी में जाना पड़ा। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि सो कॉल्ड ईस्टर्न पाकिस्तान से, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो इंडिया के उन स्टेट्स में आ गए जहां पे अभी आप बोल सकते हो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। अगर मैं वेस्टर्न पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत से लोग हैं जो कि पंजाब से पाकिस्तान गए और पंजाब से माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां से भारत के पंजाब की तरफ माइग्रेट हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, अब तक के इतिहास में सबसे बड़े माइग्रेशन के तौर पे इसको दर्ज किया जाता है। इस चैप्टर को आप लिंक कर सकते हैं अपने यूपीएससी के सिलेबस को जीएस पेपर 1 के साथ, जिसमें कि आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में पढ़ना होगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि प्री इंडिपेंडेंस की भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ था। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन वो आजादी एक कीमत पे मिली थी। उस आजादी की एक कीमत चुकानी पड़ी थी हमें, अपने ही देश के कुछ हिस्सों को काटकर अलग करके। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 1947 में हमें आजादी मिली, हम इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभरे दुनिया के नक्शे पे। हालांकि नक्शे पे तो हम 5000 साल 10,000 साल से थे, लेकिन एक पहचान के तौर पे हमें दिखाया गया। दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए गए, जिसमें कि 3 अलग अलग पार्ट्स बनाए गए थे। अगर मैं मोटा मोटी ब्रॉड भारत का नक्शा खींचूं तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इसको बोलते थे वेस्टर्न पाकिस्तान, इसको बोलते थे ईस्टर्न पाकिस्तान और इस वाले पार्ट को बोलते थे इंडिया। उसी के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया गया। आपको पता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में। उसके बाद ब्रिटिशर्स के जो कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते थे, तो ब्रिटिशर्स का एक रूल था डिवाइड एंड रूल, आपको पता ही होगा, एक थ्योरी थी जिसमें कि वो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे। इस पॉलिसी में उन्होंने क्या किया था कि जितने भी इंडियन किंग्स थे उनको हर एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना, एक को हराने के लिए दूसरे को सपोर्ट करना, फिर उसी को हराने के लिए तीसरे को सपोर्ट करना, और ये बिल्कुल एक लूप सा बन गया था। इस लूप में सारे इंडियंस जो राजे रजवाड़े थे वो फंस चुके थे। फाइनली ये जो बिटरनेस है ना, समय के साथ बढ़ता चला गया और कोई भी किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हुआ, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल इवेंट था पार्टीशन का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी के साथ साथ जो कि मैं आपको बता रहा था, कम्युनलिज्म का जो सीड है वो रूटेड होता चला गया और फाइनली उसको हमको देखना पड़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड कर दी कि भाई मुस्लिम्स और हिंदू दो अलग अलग कम्युनिटी है, ये कभी साथ में नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने टू नेशन थ्योरी दिया कि दो अलग अलग देश होने चाहिए। हालांकि भारत ने कभी इस थ्योरी पे बिलीव नहीं किया, भारत ने कभी इस थ्योरी को माना नहीं। उसने हमेशा बोला है कि नहीं, सदियों तक, सदियों से और सदियों तक हिंदू और मुसलमान साथ में रह चुके हैं इस भारत में। ऐसा बात नहीं है कि इस्लाम इंडिया में इन्वेडर्स के थ्रू आया, उससे पहले भी अरब के मर्चेंट्स इंडिया में आते रहे थे। अरब से जो भी जितने भी सूफी संत थे इंडिया में आते रहे थे। इन्वेडर के थ्रू इंडिया में इस्लाम नहीं आया था। इस्लाम अगर इंडिया में आया था, अगर मैं प्रिसाइजली इस्लाम की बात करूं तो मर्चेंट्स के थ्रू आया था, सूफी संत के थ्रू आया था, बाद में इन्वेडर्स आए थे। तो ये थ्योरी थी इंडिया की, और आज भी इंडिया अपने इंडियनेस, अपनी भारतीयता पे बिलीव करता है, गर्व करता है, और इंडिया सबको बताता है कि जिन कम्युनिटी को पूरे दुनिया ने नकारा, उन कम्युनिटी को हमने अपनाया, उनको अपने साथ बैठाया, आत्मसात कराया, और उन कम्युनिटी ने भी इंडिया में आके इंडिया के अकॉर्डिंग अपनी जो संस्कृति है
उसका विकास करने पर जोर दिया, विकास करने पर बल दिया। इसका अगर मैं 2-3 एग्जांपल आपको दूं तो पारसी जो रिलीजन है, आप देखेंगे कि इंडिया में अपने अलग तौर तरीके के लिए जाना जाता है। इस्लाम में भी ऐसे बहुत से प्रैक्टिसेस हैं जो कि पूरी दुनिया में नहीं की जाते, सिर्फ इंडियन मुस्लिम उन प्रैक्टिसेस को करते हैं, जो कि इंडिया नेस की एक पहचान है, इंडिया नेस की एक खूबी है, जिसको कि वो दर्शाते हैं अपने धर्म के जरिए। तो ये जो चीजें हुई एक एक करके कॉन्सिक्वेंसेस में बदलने लग गए और इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ और डिवास्टेटिंग और प्रोफाउंड होता चला गया। और इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है एट द एंड फाइनली, जिसको बोलते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील की तरफ भारत का विभाजन हो गया। आखिर काउस क्या है? चलिए, तो बातें हो गई कि जो भी चीजें थी उसको हम लोगों ने समझ लिया, बैकग्राउंड को समझ लिया, भूमिका बांध ली। अब आंसर भी लिखना है हमें। तो आंसर में अगर कॉज से आपको पूछा जाए तो आप कौन कौन से कॉज को लिखेंगे? तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के लिए क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इसको सबसे ज्यादा हवा दी। आपको पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया गया था। 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था, जिसको कि हम मॉडले रिफॉर्म बोलते हैं, उसमें क्या किया गया था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। जब मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिसको काफी ही डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो मुस्लिम लीग को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करने में हेल्प किया, स्पॉन्सरशिप किया। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया 1909 में, 1919 में, 1932 का जो कॉमनल अवार्ड आता है, मतलब कि एक ही सीट पे 2 अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, एक रिजर्व कैटेगरी से होगा और एक जनरल कैटेगरी से होगा। तो इस बात को लेकर इंडियंस जो कांग्रेस था वो बिल्कुल एग्री नहीं होता है। एक ग्रांट प्रोवाइड कराता है वीटो मुस्लिम लीग को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि एक डिससेटिस्फेक्शन हिंदुओं में डेवलप होता है कि जब आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था, तो उस वक्त देखा नहीं होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पे इंडिया से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने जा रहे थे। वैसे में ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि भाई हमें हिंदू सोल्जर्स ज्यादा चाहिए, मुस्लिम सोल्जर्स नहीं चाहिए। उन्होंने मुस्लिम सोल्जर्स को इंडिया में रखा, जो कि उनकी एक चाल थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। उस कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या हुआ कि बहुत सारे हिंदू सोल्जर्स मारे जा चुके थे और हिंदू जो कम्युनिटी थी उसके अंदर में ये बात फैल गई कि ब्रिटिशर्स जो है उनका एक मुस्लिम्स के साथ एक पैक्ट है, जो कि एक साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। उसके बाद एक आइडिया और क्राइटेरिया दिया गया कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान में हमको किन किन चीजों को इंक्लूड करना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निकलकर सामने आता है, उसका भी पार्टीशन ऑफ इंडिया का। लीग और जिन्ना का जो फोकस था 1937 के इलेक्शन में जब उनको हार मिली, और याद कीजिए 1937 का जो इलेक्शन था, जैसे कि आपको पता है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद बोला गया था कि भाई इलेक्शन होगा, और वो 28 महीने की सरकार चली थी। उसके बाद कांग्रेस ने रेजिग्नेशन दे दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के मुद्दे पर। तो उसमें बोला गया, उसमें हुआ क्या कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे वहां से लगभग मुस्लिम लीग का सफाया हो गया, और अब ऐसा होने लगा कि उनको लग गया था कि अब इंडिया में हमारी दाल नहीं गलने वाली है, और फाइनली पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में उन्होंने लाहौर में पास कर दिया। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग को 1946 के इलेक्शन में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री देखने को मिलता है, जो कि उनके लिए काफी एक मोटिवेशन का काम करता है। इस हार से उन्होंने सबक लिया 1937 के इलेक्शन के बाद से। तो 1946 में उनको जब लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिलता है तो काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है उनके लिए। अगर मैं कुछ की इवेंट्स की बात करूं पूरे हिस्ट्री में, पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आधुनिक भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो उसमें कुछ ऐसे की इवेंट्स हुए थे जिसने की एक एक करके, जिसको बोलते हैं ताश के पत्ते की तरह, एक पत्ता दूसरे पत्ते पे गिरता है, तीसरा चौथे पे गिरता है, इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो डोमिनो इफेक्ट डेवलप होने लगा, एक के साथ एक चीजें होने लगी, जो कि फाइनली ताबूत में आखिरी कील का काम करता है, भारत का विभाजन हो जाता है। तो चलिए एक एक करके चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें 1905। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए पार्टीशन कर रहे हैं बंगाल को, लेकिन उनका मेन मोटिव था कि हिंदू और मुस्लिम प्रोविंसेस को अलग कर देना। अब जैसे हिंदू और मुस्लिम प्रोविंसेस अलग हो गए, उनको अपना मेजोरिटी की ताकत समझ में आने लगी। उसके बाद इसके इफेक्ट में क्या स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर में? स्वदेशी मूवमेंट। अब जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा
जो हिंदूवादी नेता थे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने निकल कर आए और स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा सफलता मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट को मिले सफलता की वजह से जो कांग्रेस पार्टी में मॉडरेट्स थे वो पीछे चले गए और एक्सट्रीमिस्ट आगे आ गए, जो आगे चल के आपको सूरत के अधिवेशन में, सूरत सेशन 1907 में देखने को मिलता है कि फाइनली कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, जिसको कि हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद से जैसे कि आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश प्रतिमा, गणेश पूजा की शुरुआत की, जिसको कि आज हम गणपति महोत्सव बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर में। उसके बाद वंदे मातरम का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, बांकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया अनंत मठ में। तो इस वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर क्योस का माहौल डेवलप हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके रिपरकशन में 1906 में स्टार्ट होता है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, जो कि ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में ही किया गया था। इसको स्टार्ट किया गया था अपर क्लास मुस्लिम के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। जो इलीट्स थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। वो कौन कौन से 3 लोग इन्वॉल्व थे? सबसे पहले ढाका के नवाब थे, आगा खां थे। आगा खां पहले से आप लोगों ने सुना होगा। इसी के साथ साथ नवाब मोहसिन उल मुल्क भी उसमें थे। अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें 1909, जिसको कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि अलग से उनको एक क्षेत्र दिया जाएगा जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, रिजर्व सीट नहीं रहेगा, एक ही सीट पे 2 लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बात करी गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला था। इसने बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट के तौर पर रोल प्ले किया इंडिया की हिस्ट्री में, और कम्युनलिज्म हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसकी धनक आज भी सुनाई देती है जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरह की बातें करती हैं। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, देखेंगे लखनऊ पैक्ट। फाइनली लखनऊ पैक्ट को लाया गया, कांग्रेस एग्री हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। बहुत ज्यादा प्रेशर आया क्योंकि टेम्पररी उसको उन्होंने सोचा कि मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, और उस वक्त पे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने समझौता किया, पैक्ट किया और सिक्योर किया उनके सपोर्ट को नेशनल मूवमेंट के अंदर में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है मुस्लिम लीग के प्रेशर में और मुस्लिम लीग के दबाव में 2 नई एजेंसियों का, 2 नई ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। एक को बोलते हैं हिंदू महासभा, जो कि 1915 में बनता है पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। दूसरा होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हेडगोवार साहब के नेतृत्व में इसको बनाया जाता है 1925 में। These Hindu nationalist organizations appeared as a pressure group in the number of deliberations between INC and the Muslim League। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग के दबाव में हिंदुओं के ऊपर भी एक दबाव था, हिंदूज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सो कॉल्ड, तो ऐसे में उनको भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी। और फाइनली जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस कंप्रोमाइज कर रहा है तो उन्होंने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और फिर बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसको कि हम बोलते हैं आज के टाइम पे। साइमन कमीशन आता है और नेहरू रिपोर्ट, उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट लिखा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जहां पे नेहरू रिपोर्ट में बोला जाता है कि जिन्ना के बाद को, जिन्ना के जितने भी डिमांड्स हैं उसको एकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है, जो कि आगे चल के अपीजमेंट की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो चल के हमारे लिए ही नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जब 1928 में होता है वहां पे इसको सर्वसम्मति से पास नहीं किया जाता है। जिन्ना फिर अपने 14 पॉइंट्स के लेकर आते हैं, 14 अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं कि जिसको कि उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन या फिर दिल्ली रिपोर्ट्स का नाम दिया था। फाइनली 1946 में कॉमनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसमें जिन्ना ने अपील किया कि अभी आजादी हमें ऐसे नहीं देंगे, माफ कीजिएगा पार्टीशन अब ऐसे नहीं करेंगे, अब इनके लिए डायरेक्ट एक्शन का समय आ गया है। पूरे भारत भर में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। नुआखाली का इवेंट आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी वहां जाते हैं, फिर दंगों को शांत कराते हैं। अगर देखिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे, क्योंकि हर इवेंट का एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, तो मुस्लिम्स इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो होता क्या था, आपको पता है दिल्ली सल्तनत से लेकर, मतलब कि 13वीं शताब्दी से लेकर अगर मैं बात करूं 18th सेंचुरी तक, एटलीस्ट 1707 तक तो जरूर मुगल्स रूल कर रहे थे। उससे पहले दिल्ली सल्तनत में भी मुस्लिम्स ही रूल कर रहे थे। वैसे में उनके अंदर एक हैंगओवर होता है कि भाई हम तो पूरे इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे करके समय के साथ उनके जो इकोनॉमिक
प्रोस्पेरिटी थी वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि इंडस्ट्री पे भी, कॉमर्स में लीडिंग जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनके, ऐसा लगने लगता है कि जितनी भी चीजें हैं सब पे हमारा कब्जा नहीं, हिंदुओं का कब्जा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा निगेटिव चीजें उसके अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हिंदू इकोनॉमिक डोमिनेंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बात किया। अगर आप देखेंगे पुराने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उस वक्त पे, प्री इंडिपेंडेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो टाटा की अगर हम बात करें, उसके बाद अगर बजाज की बात करें, उसके बाद अगर हम कोटक की बात करें, ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे सब या तो पारसी कम्युनिटी के पास था या फिर हिंदू कम्युनिटी के पास था। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन को डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो लैंडेड एलिट्स थे ना, उनके डोमिनेंस का डिजायर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में तो लैंड रिफॉर्म्स को जैसा भी हो आधा अधूरा अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जागीरदारी व्यवस्था, जिसको इंडिया में हम जमींदारी व्यवस्था कहते थे, पाकिस्तान में अभी भी जागीरदारी व्यवस्था थी। तो जो लैंडेड क्लास थे उनको ऐसा लगा था कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो ये जो हिंदू कम्युनिटी हमारे लैंड पे कब्जा कर लेगी, जिससे के लिए उनको लगा कि हमको एक अलग देश चाहिए जहां पे हम अपने लैंड को सिक्योर कर सके। वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि ग्रेटर इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए उन्होंने ऐसा किया। पार्टीशन मोटिवेटेड बाई एम्बिशन फॉर पावर। तो पार्टीशन सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक देश चाहिए था, जी नहीं, उनको पावर चाहिए था। इस वजह से उनको इस तरह का मोटिवेशन उनको मिला। इसी के साथ साथ उर्दू हिंदी डिवाइड भी देखने को मिलता है हम लोगों को, कि एक लैंग्वेज था जिसको बोलते हैं हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी और उर्दू को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि उसके बाद रेलवे स्टेशन पे भी हम लोगों को देखने को मिला था कि जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो अपने इश्तेहार जो चिपकाते थे वो उर्दू में लगाते थे, वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे वो अपने जो हिंदू ट्रेडर्स थे वो अपने इश्तेहार हिंदी में लगाते थे, जो भी एक रिफ्ट का वजह बना हमको देखने को मिलता है। और फाइनली कम्युनल टेंशन को बढ़ाने का इसने काम किया। फाइनली लास्ट नेल इन द कॉफिन में होता है, ताबूत में आखिरी किल साबित होता है, लाहौर का रेजोल्यूशन। 1940 में लाहौर में जैसे कि मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसको कि टू नेशन थ्योरी को पास किया गया था। इस रेजोल्यूशन को मूव किया गया था AK फजलुल हक के द्वारा। उसके बाद ये रेजोल्यूशन वहां से पास हो गया और फाइनली उन्होंने पाकिस्तान स्टार्टिंग में इनका नाम पाकिस्तान था, जिसको कि लंदन में चौधरी रहमत अली ने इसका नाम दिया था। 1930 में ही उसको एडॉप्ट कर लिया गया और बोला गया कि जो नया देश होगा उसको हम पाकिस्तान के नाम से जानेंगे। पाकिस्तान, इनके जो अलग अलग सूबे थे, पंजाब, सिंध, इनको मिला के गिलगिट बाल्टिस्तान, इसको मिला के उन्होंने इसका नाम रखा था। हालांकि बलूचिस्तान उस वक्त उनके हिस्सा का पार्ट नहीं था, बाद में उन्होंने उसको एनेक्स किया जबरदस्ती। तो दोस्तों ये लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की भारत के पार्टीशन को लेकर। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।